प्लीज कंफर्म करें, मैंने स्क्रीन प्रोजेक्ट की है, वो दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? नहीं सर। सर दिख रहा है। जिनको नहीं दिख रहा हो प्लीज रीज्वाइन करें, एक बार दोबारा से ज्वाइन करें। अभी सबको क्लियर दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है सर। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, इसे अटेम्प्ट करें आप लोग। मैं क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूं एक बार। With reference to the earth crust, which of the following statements is are not correct? कभी भी क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करें तो इस बात का ध्यान रखें कि क्या पूछा जा रहा है, करेक्ट पूछा जा रहा है, इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। जैसे इस क्वेश्चन में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, अर्थ क्रस्ट या भूपर्पटी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से कथन सही नहीं है। पहला है, इट इज द आउटर थिन लेयर विद अ थिकनेस ऑफ अप टू 200 किलोमीटर। यह पृथ्वी का सबसे बाह्य परत है जो कि 200 किलोमीटर चौड़ा है, इसकी थिकनेस 200 किलोमीटर है। दूसरा स्टेटमेंट आपको दिया गया है, द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज फॉर्म्ड बाय बेसाल्टिक रॉक्स, कि जो महाद्वीपीय भूपर्पटी है वो आपकी बेसाल्ट चट्टानों से मिलकर के बनी हुई है। और एक सेकंड के लिए जरा आप लोग होल्ड कीजिएगा। अभी कुछ बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं जिसकी वजह से 1 मिनट के लिए आप लोग वेट करेंगे तो कुछ भी ना ये भी कौन ये तेरी आवाज जा रही है। कैसा? अरे नहीं वॉइस क्लियर है कि नहीं, एक बार कंफर्म करें। सर किसी का माइक खुल रहा है। माइक प्लीज ऑफ कर दें, जिसका भी माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर दें। तो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा कि भूपर्पटी के बारे में 3 कथन आपको दिए गए हैं और बताना है कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया है। दूसरा है कि जो महाद्वीपीय भूपर्पटी, प्लीज आपने जिसका भी माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर दें। शीतल सिंह अपना माइक ऑफ कर ले प्लीज। शीतल जी अपना माइक ऑफ कर लें प्लीज। दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ पर कि द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज फॉर्म्ड बाय बेसाल्टिक रॉक्स, कि जो महाद्वीपीय भूपर्पटी है यह बेसाल्ट चट्टानों की बनी हुई है। और ओशियन फ्लोर्स आर फॉर्म्ड बाय ग्रेनाइटिक रॉक्स, कि जो ओशियन फ्लोर है या फिर जो महासागरीय भूपर्पटी है वो ग्रेनाइटिक रॉक्स की बनी हुई है। आंसर आप लोग करें प्लीज। ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं हम लोग क्लास में, ये रिवीजन क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट सेक्शन में आप प्लीज आंसर करें सभी लोग। अमीशा जी ने आंसर किया है डी। बाकी लोग भी इसको अटेम्प्ट करें, मैंने हिंदी में बता दिया है, जिसको हिंदी में इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है मैं फिर से एक बार पढ़ रहा हूँ कि पृथ्वी की भूपर्पटी के बारे में 3 स्टेटमेंट यहाँ पर लिखी गई है। आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है या गलत है। पहला है कि भूपर्पटी की चौड़ाई जो है वो 200 किलोमीटर है। दूसरा है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट या महाद्वीपीय भूपर्पटी आपकी बेसाल्टिक रॉक्स की या बेसाल्टिक चट्टानों की बनी हुई है। और जो महासागरीय भूपर्पटी है वह ग्रेनाइटिक रॉक्स या ग्रेनाइटिक चट्टानों की बनी हुई है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है। मैं सभी से सही आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूं क्योंकि इन चीजों को हम लोगों ने क्लास में बहुत ही डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ा है। अभी तक अमीशा जी का आंसर केवल आया है,
बाकी लोग भी आंसर करें प्लीज। देखिए इस तरह से क्लास करने का कोई फायदा नहीं है यदि आप इसको अप्लाई या इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो क्वेश्चंस में। का सी। कमेंट सेक्शन में आपको आंसर लिखना है, नहीं आपको वहां पर गूगल मीट में एक ऑप्शन दिख रहा होगा कमेंट का, जी सर। इन कॉल मैसेजेस में आपको आंसर देना है अपना सभी को। मैं देख रहा हूँ सबका आंसर, अभी तक एक बच्चे ने आंसर दिया है सिर्फ। शीतल जी, नगमा जी, डी 3 लोगों का आंसर आ गया। देखिए जितने लोग ऑनलाइन है सबका आंसर आना चाहिए, भले आपको जो भी समझ में आ रहा हो आपको आंसर करना है। एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए मुझे, जितने लोग भी इस वक्त पार्टिसिपेट कर रहे हैं सबका आंसर चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या आंसर करेक्ट होगा? न्यारा शर्मा जी ने भी डी बताया। देखिए मैक्सिमम लोगों का डी ऑप्शन आ रहा है, मतलब तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत लिखी गई हैं। पहले स्टेटमेंट में क्या सही हो सकता है, कमेंट सेक्शन में ही आपको कमेंट करके बताना है। थिकनेस क्या होती है, क्रस्ट की थिकनेस क्या होती है? एवरेज थिकनेस की अगर हम बात करें, दोनों को मिला करके, महाद्वीप और महासागर दोनों को मिला करके बोले तो थिकनेस कितनी हो सकती है? आंसर सभी को करना है, आंसर करें आप लोग। थिकनेस पहला स्टेटमेंट गलत क्यों है? 200 किलोमीटर अगर नहीं होती है तो कितनी होती है? 70 किलोमीटर, सॉरी 70 सेंटीमीटर नहीं, 70 किलोमीटर। ओके, वेरी गुड। 5 to 70 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, जो अर्थ क्रस्ट है या पृथ्वी की जो भूपर्पटी है उसकी जो औसत मोटाई है वो महासागरों और महाद्वीपों में अलग अलग है। महाद्वीप की हम बात करें तो वो ज्यादा ब्रॉडर है, ज्यादा चौड़े हैं, जहां पर माउंटेनियस रीजन है, हिमालय जैसे हो गया हमारा, जहां पर पर्वत है। और जो महासागर है वो भूपर्पटी बहुत पतली है, ध्यान रखिएगा। तो 5 से 70 किलोमीटर एक एवरेज आप कह सकते हो विड्थ ये बताई जाती है अर्थ क्रस्ट की। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बेसाल्टिक रॉक्स के बने हुए हैं, तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा गलत लिखा हुआ है, क्योंकि इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो बेसाल्टिक रॉक्स होते हैं, जो बेसाल्ट होते हैं, वो ग्रेनाइटिक रॉक्स के कंपैरिजन में ज्यादा सघन होते हैं। बेसाल्टिक रॉक्स की जो डेंसिटी होती है इट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द ग्रेनाइटिक रॉक्स। क्यों होता है, क्लास में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और जो ज्यादा सघन रॉक्स हैं या जिनकी डेंसिटी ज्यादा है, आपको पता है कि वो सबडक्ट करते हैं, जो कि हमारे ओशियानिक लिथोस्फीयर सबडक्ट करती है कॉन्टिनेंटल जो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी हम पढ़ते हैं वहां पर। तो मतलब जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये ग्रेनाइटिक रॉक का होगा क्योंकि ये लेस डेंस होते हैं। ओशियन फ्लोर्स हमारे ज्यादा डेंस होते हैं, ये बेसाल्टिक रॉक्स के बने होते हैं, इसी कारण से नीचे सबडक्ट करते हैं। क्लियर है कि नहीं है? प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में बता दें सभी लोग अगर ये क्वेश्चन क्लियर है। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। जिसने भी डी बताया है उनका सही है, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत लिखे हुए हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है, तो कमेंट सेक्शन में एक थम्स अप कर दें आप सभी लोग। जो इन कॉल मैसेजेस वाला ऑप्शन है उसमें एक थम्स अप कर दें आप सभी लोग अगर ये क्वेश्चन क्लियर है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होते हैं ये ग्रेनाइट के बने होते हैं, ओशन फ्लोर जो होते हैं ये बेसाल्ट के बने होते हैं। ये आपका एक रिवीजन है जो भी हम लोगों ने पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जो लोग हिंदी माध्यम से हैं उनको मैं पढ़ के बता रहा हूं। कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डोल्ड्रम। डोल्ड्रम के बारे में 3 स्टेटमेंट यहाँ पर लिखी गई है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट का चुनाव करना है। जो स्टेटमेंट सही है उसका हमें चुनाव करना है डोल्ड्रम के बारे में। पहला स्टेटमेंट है, इट इज एन एरिया ऑफ वेरिएबल विंड्स एंड काम कंडीशन। जो डोल्ड्रम वाला क्षेत्र है ये हमारा बहुत ही शांत, आप कह सकते हो शांत क्षेत्र है। जो हमारे लैटिट्यूड्स हैं उनमें जहां पर भी डोल्ड्रम है वो बहुत शांत क्षेत्र है। दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि इट इज अ बेल्ट ऑफ हाई प्रेशर बिटवीन ईस्टर्लीज एंड ट्रेड विंड। व्यापारिक पवनों और जो पूर्ववर्ती पवने हैं उनके बीच में यह एक हाई प्रेशर बेल्ट है डोल्ड्रम। पूर्ववर्ती पवने और जो व्यापारिक पवने हैं उनके बीच में यह एक हाई प्रेशर बेल्ट है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है उच्च दाब पेटी। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि रेनफॉल हियर इज ऑफ कन्वेक्शनल इन नेचर। यहाँ पर जो वर्षा हो रही है यह संवहनीय वर्षा का प्रकार है। यहाँ पर होने वाली वर्षा संवहनीय वर्षा का प्रकार है। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, इन तीनों में करेक्ट कौन सा है। यहाँ पर आप एलिमिनेशन मेथड भी बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड आप बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। केवल आपको एक कीवर्ड पकड़ना है कि डोल्ड्रम किस अक्षांश पर बनता है, किस लैटिट्यूड पर डोल्ड्रम बनता है और वहां पे प्रेशर कैसा है।
मैक्सिमम लोगों ने सी आंसर दिया है। सी आंसर में है आपका 1 and 3 ओनली। अब पढ़ लेते हैं। इट इज एन एरिया ऑफ वेरिएबल विंड्स एंड काम कंडीशन। तो आपको पता है कि जब हम लोग ग्लोबल प्रेशर सिस्टम पढ़ रहे थे या विंड बेल्ट ग्लोबल सर्कुलेशन देख रहे थे, तो वहां पर आपको पता है कि जहां पर हमारी विंड्स कन्वर्ज कर रही थी वो क्षेत्र था इक्वेटर का। 0 डिग्री इक्वेटर पे विंड्स का कन्वर्जेंस हो रहा था, ठीक है, ऊपर और नीचे से नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट विंड्स कन्वर्ज कर रही थी, और इस कन्वर्जेंस के कारण यहाँ पर बहुत ही काम कंडीशन बन जा रही थी। ठीक है, इस कन्वर्जेंस के कारण यहाँ पर बहुत काम कंडीशन बन जा रही थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि जो एयर नीचे आ रही है वो तो इंटेंस हीटिंग के कारण ऊपर उठ जा रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रेशर कौन सा बन रहा है? तो इस एरिया में प्रेशर हमारा लो प्रेशर बन रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो वायुदाब पेटी मौजूद है वो है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, है ना, विश्वतीय निम्न दाब पेटी यहाँ पर बन रही थी। दूसरा स्टेटमेंट तो हमारा 100% गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दूसरा आप एलिमिनेट अगर करेंगे तो आपका ए वाला ऑप्शन चला गया, बी वाला ऑप्शन चला गया और डी वाला ऑप्शन चला गया। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, 1 and 3 ओनली। यहाँ पर जो रेनफॉल है वो कन्वेक्शनल नेचर की क्यों हो रही है? कोई इसको एक्सप्लेन करेगा? रेनफॉल यहाँ पर कन्वेक्शनल नेचर की क्यों हो रही है? सर क्योंकि सन जो है वो उसके परपेंडिकुलर रेज आती हैं, और सर बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो सन की रेज होती है, फोर्स की वजह से भी सर अर्थ की, उससे भी एयर ऊपर जाती है। बिल्कुल, यहाँ पर लो प्रेशर ही इसका मेन रीजन है, क्योंकि यहाँ पर जो लो प्रेशर बन रहा है इट इज ड्यू टू इंटेंस हीटिंग। इंटेंस हीटिंग या बहुत ज्यादा गर्मी के कारण यहाँ पर लो प्रेशर बन रहा है, क्योंकि सन जो है वो साल में 2 बार यहाँ पर ओवरहेड हो रहा है। तो एक्सेप्शनली बहुत ज्यादा हीटिंग हो रही है, जिसके कारण यहाँ पर संवहनी तरंगे उठती हैं नीचे से ऊपर की तरफ, और यही मेन कारण है यहाँ पर होने वाले रेनफॉल का। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? इनमें से कौन सा कथन सही लिखा हुआ है? आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। स्टैलेक्टाइट राइज अप फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द केव्स और स्टैलेग्माइट आर फॉर्म्ड एज हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग्स। जो स्टैलेक्टाइट है यह आपका नीचे फ्लोर से ऊपर की तरफ बढ़ता है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है, और स्टैलेग्माइट को कह रहा है कि यह सीलिंग पर लटका हुआ होता है, मतलब छत से फ्लोर की तरफ ये बढ़ता है। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि ये किस प्रकार के लैंडफॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं। स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट किस तरह के स्थलाकृतियां हैं, किस तरह की लैंडफॉर्म्स हैं? कौन बताएगा? डिपोजिशनल। बिल्कुल सही है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हैं। लेकिन ये अगर हम टोपोग्राफी की बात करें, लैंडस्केप की बात करें, तो यह किस प्रकार की लैंडस्केप है, किस प्रकार की स्थलाकृति है, और यह कैसे बनती है? तो जियोमॉर्फोलॉजी में फ्रेंड जब हम लोग पढ़ रहे थे तो जियोमॉर्फोलॉजी में एक आगे बहुत एक चैप्टर है, या एक कह सकते हैं आप पोर्शन है, जिसमें हम लोग इरोजनल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, निक्षेपण और जो अपरदनात्मक स्थलाकृतियां हैं उनके बारे में हम वहां पर स्टडी करते हैं। तो वहां पर एक इंपॉर्टेंट फीचर है कास्ट टोपोग्राफी। कास्ट टोपोग्राफी, या फिर इसको आप कह सकते हैं लाइम स्टोन लैंडस्केप। लाइम स्टोन लैंडस्केप, लाइमस्टोन लैंडस्केप मतलब चूना पत्थर के द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियां। ठीक है, तो ये स्थलाकृतियां आप कह सकते हैं कि भूमि के नीचे एक केव की जैसी संरचना बन जाती है ड्यू टू लाइमस्टोन या सॉल्यूशन ऑफ लाइमस्टोन। जो लाइमस्टोन के पत्थर होते हैं इन पर जब पानी पड़ता है ना, तो ये यहाँ पर कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिसके कारण यहाँ पर अंडर आप कह सकते हो ग्राउंड एक केव बन जाता है, और केव के अंदर की ये स्थलाकृतियां हैं स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में यूपीएससी और यूपीपीएससी में कई बार पूछा गया है स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट पे, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। कास्ट टोपोग्राफी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। इसका एक आसान सा ट्रिक भी है, तो आंसर आप लोग दें कमेंट सेक्शन में प्लीज। एक आंसर आ गया है डी, नाइदर 1 nor 2। बाकी लोग भी आंसर करें। क्योंकि क्लास में आपसे कहा गया था कि आगे के जो चैप्टर्स हैं उनको आपको पढ़ते रखना है ना। ये इरोजनल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स वाले जो चैप्टर हैं इनको जनरली आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो याद करने वाली जो चीज है इसको आपको पढ़ना है। अमीशा जी ने आंसर दे दिया डी, बाकी लोग भी आंसर करें प्लीज।
इसमें एक बहुत छोटा सा ट्रिक काम करता है, ध्यान रखिएगा। ये जो स्टैलेग्माइट है इसमें आप देखिए लेग आ रहा है, ठीक है, ये ट्रिक है, इससे आप याद रख सकते हैं इस क्वेश्चन को। जहां पर लेग आएगा, लेग कहां पर होता है, नीचे होता है। इट मींस कि जो स्टैलेग्माइट है वो फ्लोर से राइज करेगा, ध्यान रखिएगा, नीचे से ऊपर की तरफ राइज करेगा। इसको आप याद रखने के लिए याद रख सकते हैं कि यहाँ पर स्टैलेग्माइट है और लेग जहां पर आ गया वहां पर वो नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। वहीं पर अगर हम स्टैलेक्टाइट की बात करें तो यह आपका इट इज हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग्स, छतों से यह हैंग करता हुआ एक स्ट्रक्चर है। मतलब अगर लाइमस्टोन केव्स आप देखेंगे तो उसमें कुछ फीचर्स आपको ऐसे दिखाई देंगे और कुछ फीचर्स आपको ऐसे छत से लटकते हुए दिखाई देंगे, है ना। तो ये जो ऊपर से नीचे आ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं स्टैलेक्टाइट, और जो नीचे से ऊपर जा रहा है इसको बोलते हैं स्टैलेग्माइट। जहां पर लेग आ रहा है वो ये वाला फीचर होगा जो नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर जिन्होंने भी डी ऑप्शन बताया है उन सभी लोगों का आंसर करेक्ट है। नाइदर वन नॉर टू, दोनों स्टेटमेंट इनवर्स लिखे गए हैं, उल्टे लिखे गए हैं, तो दोनों ही गलत हैं। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा एट द माउथ ऑफ द रिवर। जो नदी है उसके मुहाने पर डेल्टा बनने के लिए इनमें से कौन सी जो कंडीशंस हैं वो उसका सपोर्ट कर रही हैं, मतलब डेल्टा फॉर्मेशन में मदद करेंगी। इनमें से कौन सी कंडीशंस? पहला है डीप एडजॉइनिंग सी, दूसरा है नो लार्ज लेक इन द रिवर कोर्स, और तीसरा है एक्टिव वर्टिकल इरोजन इन द रिवर्स अपर कोर्स। मतलब डीप एडजॉइनिंग सी का मतलब हुआ कि तटीय रेखा जो है हमारी उससे, जहां पर रिवर का माउथ है उससे जस्ट लगी हुई जो आप कह सकते हो ओशन है, उसका जो ओशन फ्लोर है वो सॉलो नहीं है, वो बहुत ज्यादा डीप है, मतलब कुछ ऐसा संरचना है, ठीक है। ये आपका ओशन है। तो पहला हो गया डीप एडजॉइनिंग सी वाला। दूसरा है नो लार्ज लेक इन द रिवर कोर्स, मतलब नदी जहां से बहती हुई आ रही है इसके कोर्स में बीच में कहीं पर कोई बड़ी झील ना हो। और तीसरा है एक्टिव वर्टिकल इरोजन इन द अपर कोर्स। अपर कोर्स का मतलब अगर कोई पहाड़ या पर्वत है, हिमालयन रीजन है, वहां से नदी आ रही है तो यहाँ पर एक एक्टिव वर्टिकल इरोजन कर रही हो, है ना। ऊर्ध्वाधर जो एक रिवर काटती है अपने कोर्स को, तो जो एक्टिव वर्टिकल इरोजन है वो अपर कोर्स में हो रहा हो। तो आप बताएं प्लीज कि इनमें से कौन सी चीज फेवरेबल है डेल्टा फॉर्मेशन के लिए। कमेंट करें आप लोग प्लीज। यहां पर भी आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड इस क्वेश्चन में काम कर देगा। बी 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 2 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली, ठीक है। ये वाला पहला स्टेटमेंट आप लोगों ने एलिमिनेट क्यों किया? कोई एक्सप्लेन करेगा इसको? फर्स्ट स्टेटमेंट को एलिमिनेट क्यों किया है आपने? जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत क्यों है, कोई बताएगा इसे? डीप एडजॉइनिंग सी क्यों फेवरेबल नहीं है डेल्टा फॉर्मेशन के लिए? होगी तो जो डिपोजिशन है वो रुक नहीं पाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए जो अगर डीप एडजॉइनिंग सी है तो आपको पता है कि रिवर एंड ओशन दे आर वर्किंग इन वी कैन से दैट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मतलब नदी का काम है कि अपने कोस्ट पे या तटीय क्षेत्र में जो डेब्रिस या जो सिल्ट या आप कह सकते हो जो उसका इरोडेड मटेरियल है वो आपके कोस्टल एरिया में ला करके डिपॉजिट करती है, लेकिन जो ओशन है वो इसको बहा करके अपने पास ले जाता है। तो दे आर वर्किंग अपोजिट टू विद ईच अदर, है ना, रिवर और ओशन। तो अगर डीप एडजॉइनिंग सी होगा तो आपको पता है कि यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग करंट्स भी होंगी। तो जैसे ही ये डिपोजिशन करेगा तो वो इस डेब्रिस को बहा करके ओशन में दूर ले जाएगा। तो अगर ये डिपोजिशन यहाँ पर होगा ही नहीं तो एक डेल्टा फॉर्मेशन कैसे होगा, है ना। तो पहला स्टेटमेंट आप जैसे ही एलिमिनेट करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। जो सेकंड ऑप्शन है वो कोई बता सकता है गलत क्यों, सही क्यों है? अगर लेक होंगी रिवर कोर्स में तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इसको फेवर क्यों कर रहा है, कोई इसको एक्सप्लेन करेगा? नो लार्ज लेक इन द रिवर कोर्स। देखिए क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछे जाएंगे एग्जाम में।
सर अगर लार्ज लेक होगी तो डिपोजिशन का जो डायरेक्शन है वो लेक में चला जाएगा, ना कि कोस्टल एरिया में आएगा मतलब। वेरी गुड। हम कह सकते हैं कि जो एक फिल्टरेशन का प्रोसेस है वो पहले ही हो जाएगा लेक में, है ना। जो हमारे जो भी डेब्रिस होगी या जो भी हमारा इरोडेड मटेरियल होगा वो लेक में ही डिपॉजिट हो जाएगा, तो भी आगे जो डेल्टा फॉर्मेशन है वो सफर करने लगेगा। क्लियर है कि नहीं सभी को? प्लीज एक बार बता दें। अगर क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में आप एक थम्स अप कर दें सभी लोग। ये क्वेश्चन अगर क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में एक थम्स अप कर दें। वर्टिकल इरोजन क्यों फेवर कर रहा है? क्योंकि अगर वर्टिकल इरोजन नहीं होगा तो हमारे पास इरोडेड मटेरियल नहीं होगा, और अंततः आप देखेंगे कि जो डेल्टा फॉर्मेशन है इट इज नथिंग बट द मटेरियल इरोडेड बाय द रिवर इन इट्स कोर्स ऑफ जर्नी, है ना। तो अगर लास्ट में डिपोजिशन के लिए मटेरियल ही नहीं होगा, वो कब नहीं होगा? जब इरोजन नहीं होगा। और वर्टिकल इरोजन अपर कोर्स में सबसे ज्यादा होता है। जैसे जैसे नदी अपने रास्ते में आगे बढ़ती है वर्टिकल इरोजन कम होता जाता है और लेटरल इरोजन ज्यादा होता जाता है, जिसके कारण जो रिवर है उसकी चौड़ाई बढ़ती चली जाती है। लेकिन अगर आप अपर कोर्स देखेंगे तो वहां वी शेप्ड वैली बनती है, जबकि अगर बाद वाले कोर्स को देखें तो वहां पर यू शेप्ड वैली बनती है। वी शेप्ड वैली का मतलब कि वर्टिकली अप टू बॉटम जो इरोजन है वो ज्यादा हो रहा है। यू शेप्ड वैली का मतलब है कि जो लेटरल इरोजन है वो ज्यादा हो रहा है, ना कि वर्टिकल इरोजन। ठीक है, क्लियर हो तो प्लीज एक बार कंफर्म कर दें कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, which among the following types of forest are predominantly found in the Himalayan ranges? ये क्वेश्चन आपसे पहले भी यूपीएससी पूछ चुका है, तो आराम से इसको करें। which among the following types of forest are predominantly found in the Himalayan region? इनमें से कौन सा वन हिमालयन रीजन में पाया जाता है? डिसीडस फॉरेस्ट का मतलब होता है पर्णपाती वन। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट ये आपका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। और तीसरा है टेम्परेट फॉरेस्ट मतलब कि शीतोष्णकटिबंधीय वन, है ना। आपको बताना है कि हिमालय में इनमें से कौन से वन पाए जाते हैं। यहां पर भी आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। देखिए कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, प्लीज वहां पर भी कमेंट करके बताएं अपना आंसर। आप वहीं पर दें, आराम से सोच करके आराम से आंसर दें इसका। यहां पर आप एलिमिनेट कर सकते थे जो सेकंड स्टेटमेंट है हमारा ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, जो आपके उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन है। ध्यान रखिएगा ये हिमालय में नहीं पाए जाते हैं। ये कहां पर मेनली पाए जाते हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट? तो जो सेमी एरिड रीजन्स हैं हमारे इंडिया में, जो सेमी एरिड रीजन्स हैं, जो अर्ध शुष्क क्षेत्र हैं, वहां पर आप कह सकते हैं, जो शुष्क क्षेत्र हैं वहां पर ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट आपको मिलते हैं। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट में एग्जाम्पल के तौर पर आप कह सकते हैं बबूल, है ना। यहाँ पर आप नीम को भी रख सकते हैं, बबूल, नीम, खैर, खैर के बाद बेर आप कह सकते हैं, है ना। तो ये आपके ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट हैं। ये बेसिकली सेमी एरिड रीजन्स में पाए जाते हैं। इसको आप नोट डाउन भी कीजिएगा कि ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट कहां पर मिलते हैं इंडिया में। तो आप कह सकते हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और आपका उत्तर प्रदेश। ये रीजन है जहां पर ये वन पाए जाते हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। बाकी आपके डिसीडियस फॉरेस्ट और टेम्परेट फॉरेस्ट, जैसे जैसे हम हिमालय में नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं ये सारे वन हमें मिलते हैं। जैसे डिसीडियस फॉरेस्ट की अगर बात करें तो ये जो हिमालयन फुटिल्स है हमारा वहां पर पाए जाते हैं, जहाँ पर आप कह सकते हो वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट भी ज्यादातर दिखाई देते हैं हमें। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे जो कॉर्निफेरस ट्रीज हैं उनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी। मतलब अगर हाइट पे देखें तो वहां पर टेम्परेट फॉरेस्ट मिलेंगे, फुटिल्स पे आपको डिसीडियस फॉरेस्ट मिलेंगे, और जहां पर बहुत ज्यादा वेजिटेशन इनरिच्ड एरिया है वहां पर आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट भी दिखाई देंगे। लेकिन जो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट है बेसिकली बबूल, नीम, खैर और बेर, ये आप कह सकते हैं इन एरियाज में पाए जाते हैं, जिसमें आपका
पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश है। सेमी एरिड रीजन है जो बेसिकली वहां पर। तो अब अगर इसे आप एलिमिनेट करें तो आप देखेंगे सेकंड वाला अगर हम एलिमिनेट करें तो 2 ऑप्शन हमारे पास चला गया। पहला वाला हमें कंफर्म है कि पाए जाते हैं, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन अगर क्लियर हो तो प्लीज थम्स अप कर दें आप सभी लोग। बी ऑप्शन अमीषा जी ने बताया है जो कि बिल्कुल करेक्ट है। अगर क्लियर हो तो एक थम्स अप कर दें कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग। सर एक बार दोबारा बता दीजिए प्लीज ये। देखिए जो हिमालयन रीजन है उसमें ध्यान रखिएगा जो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट है वो नहीं पाए जाते हैं। तो वो कहाँ पाए जाते हैं? वो आपके पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ये रीजन्स हैं। जो इनमें भी जो सेमी एरिड रीजन है यहाँ का, जैसे वेस्टर्न यूपी हो गया, यूपी में भी हम अगर देखें तो वेस्टर्न यूपी या फिर वेस्टर्न मध्य प्रदेश, है ना, तो वहां पर आपके सेमी एरिड रीजन है जहां पर आपके ये फॉरेस्ट मिलते हैं, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। बाकी पर्णपाती वन आपके फुटिल्स ऑफ हिमालय में पाए जाते हैं। अगर आप 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे जहां पर वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट आपको दिखाई देंगे, तो वहां पर आपको टेम्परेट फॉरेस्ट मिलेंगे। और बेसिकली जो ट्रीज होंगी वो कॉनिफेरस ट्रीज होंगी। ठीक है, कॉनिफेरस ट्रीज का मतलब क्या होता है कि जो आप देखेंगे हिमालयन रीजन में इस प्रकार की होती है, शंकुदार जो पेड़ आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से जो बी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगर क्लियर है तो आप बता दें, आगे बढ़ा जाए। ठीक है सर। देखिए अगला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द रोल ऑफ हिमालयाज इन शेपिंग इंडियाज क्लाइमेट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हिमालय के अगर भारत के जलवायु को मतलब इन्फ्लुएंस करने की हम बात करें हिमालय के रिस्पेक्ट में कि हिमालय का भारत की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है कि द शील्ड ऑफ सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम दे शील्ड द सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम द कोल्ड एंड चिली नॉर्दर्न विंड्स दैट ओरिजिनेट नियर आर्कटिक सर्किल। आर्कटिक सर्किल के पास जो बहुत ठंडी और चिली आप कह सकते हो कि पवने हैं, वो उनसे भारत को बचाता है जो हिमालय हमारा। दूसरा है कि द ट्रैप ऑफ द मानसून विंड्स फोर्सिंग देम टू शेड देयर मॉइस्चर विद इन द सबकॉन्टिनेंट। मतलब जो हमारी मानसून नीचे से आ रही है, साउथ वेस्ट मानसून, उसको ये ब्लॉक करता है, जिसके कारण जो रेनफॉल है या जो मॉइस्चर है वो फैसिलिटेट होता है भारतीय या इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। तो पहला स्टेटमेंट था आपका कि ये हमारे जो साइबेरियन विंड्स हैं उसको बचाता है सबकॉन्टिनेंट को, और दूसरा पॉइंट है कि जो हमारी मानसून विंड्स हैं उनके लिए ब्लॉकेज का काम करता है, जिसके कारण हमारे यहाँ रेनफॉल होती है। तो आपको बताना है कि दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है। कमेंट सेक्शन में प्लीज आप लोग कमेंट करें, सी 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 बोथ 1 and 2। वेरी गुड। सी स्टेटमेंट बहुत इजी सा क्वेश्चन है। जब हम लोगों ने हिमालय डिस्कस करना स्टार्ट किया था क्लास में, तो सबसे पहले यही हम लोगों ने बात किया था, रोल ऑफ हिमालय, है ना। तो उस चैप्टर क्लास को जिसने अटेंड किया था वो बिल्कुल करेक्ट बताएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लॉजिकल क्वेश्चन भी है, इसको हम लोग हर वक्त पढ़ते भी रहते हैं ज्योग्राफी में। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपने जियोमॉर्फोलॉजी की क्लास ली होगी, भूआकृति विज्ञान की क्लास की है, तो आप ये क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। रिलेटिवली अनडिस्ट्रीब्यूटेड बाय द क्रस्टल मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ फॉर्म्ड बाय द हॉरिजॉन्टल बेडेड रॉक। मतलब जो आपका क्रस्टल मूवमेंट हो रहा है, प्लेट टेक्टोनिक्स मूवमेंट हो रहा है, उसके कारण जो ये पर्टिकुलर फीचर है ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे पृथ्वी पर, और बनने का जो इसका मेन रीजन है वो है हॉरिजॉन्टली जो बेडेड रॉक्स हैं, जो पृथ्वी की भूपरपट्टी के नीचे बेड रॉक है, उनके कारण ये बनते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कि दीज डिप्रेस्ड एरियाज मेक अप सम ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिव नेचुरल लोलैंड्स ऑन द अर्थ सरफेस। तो ये जो डिप्रेस्ड एरिया है, मतलब थोड़े धसे हुए जो क्षेत्र हैं, ये एक नेचुरल लोलैंड बनाते हैं अर्थ के सरफेस पे। अब आपको बताना है कि ये बात किस बारे में हम कर रहे हैं, पेनी प्लेन, पेडी प्लेन, स्ट्रक्चरल प्लेन या कोस्टल प्लेन। सर एक बार हिंदी में एक्सप्लेन कर दो प्लीज। आपको 4 यहाँ पर फीचर्स दिए गए हैं, पेनी प्लेन, पेडी प्लेन, स्ट्रक्चरल प्लेन और कोस्टल प्लेन, या आप कह सकते हो जो तटीय मैदान है। और आपको बताना है कि ऊपर जो स्टेटमेंट लिखा है वो इनमें से किसके बारे में लिखा हुआ है। स्टेटमेंट है रिलेटिवली अनडिस्ट्रीब्यूटेड बाय क्रस्टल मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ फॉर्म्ड बाय हॉरिजॉन्टली बेडेड रॉक। मतलब जो आपका क्रस्टल मूवमेंट हो रहा है अर्थ का, है ना, उसके कारण इनका फॉर्मेशन हुआ है। और ये इनके फॉर्मेशन का जो मेन पेरेंट रॉक है वो बेड रॉक है, जो कि क्रस्ट के आप कह सकते हो बिल्कुल
जैसे अगर आप देखो, अगर सॉइल हम लोग पढ़ते हैं, सॉइल फॉर्मेशन, तो उसमें सबसे नीचे वाली जो परत होती है जिसको हम पेरेंट रॉक बोलते हैं, वो होता है आपका बेड रॉक। और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो हॉरिजन्स मौजूद होते हैं, है ना, और सबसे ऊपर वाला सॉइल होता है। तो ये वाली जो फीचर है, ये जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं उनके अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि ये इनमें से कौन सा फीचर इस बेड रॉक से इन्फ्लुएंस है, जो सबसे नीचे बेड रॉक है उससे सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है, इसी से बना हुआ है। और दूसरा लिखा हुआ है कि ये डिप्रेस्ड एरिया है, मतलब ये धसा हुआ क्षेत्र है और एक नेचुरल लोलैंड बनाता है अर्थ के सरफेस पे। नेचुरल लोलैंड का मतलब कि उन्हें आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं किया गया है, एक ऐसा लोलैंड बना हुआ है जो आप कह सकते हैं कि नेचुरली डेवलप किया गया है प्रकृति के द्वारा। तो इनमें से किसकी बात की जा रही है? देखिए, इस स्टेटमेंट से ये बात तो क्लियर है कि ये इरोजनल सरफेस की हम बात कर रहे हैं किसी, है ना, क्योंकि अगर आप इस फिगर को देखें तो बेड रॉक तक पहुंचने के लिए हमें ये सारे हॉरिजन्स को इरोड करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं ये बात? और यहां पर ये जो सारे फीचर्स लिखे हुए हैं, इनमें मैक्सिमम आप देखेंगे इरोजनल फीचर्स ही लिखे भी हुए हैं। तो अब आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये इनमें से किसको फैसिलिटेट कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है? पेनी प्लेन के बारे में। पेडी, अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि पेनी प्लेन क्या होता है, पेडी प्लेन क्या होता है, स्ट्रक्चरल प्लेन क्या होता है और कोस्टल प्लेन क्या होता है। डी आंसर आया है कुछ लोगों का कोस्टल प्लेन। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। जब हम लोगों ने जियोमॉर्फोलॉजी की क्लास की थी, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इन दोनों में होता है, पेनी प्लेन और पेडी प्लेन में, है ना। ध्यान रखिएगा, अगर कोई इर्रेगुलर अर्थ सरफेस है ना, इर्रेगुलर का मतलब कि कहीं पर मैदान है, कहीं पर उठा हुआ भाग है, कहीं पर फिर डिप्रेस्ड पार्ट है, उठा हुआ भाग है, अगर ये इर्रेगुलरिटी है अर्थ के सरफेस में, और इसको जो हमारे फैक्टर्स ऑफ इरोजन है, जैसे आपका विंड हो गया, रिवर हो गया, ग्लेशियर्स हो गए, इनके द्वारा अगर इस सरफेस की लेवलिंग कर दी जाए, लेवलिंग का मतलब कि ये जो इर्रेगुलरिटी है इसको खत्म करके इनकी लेवलिंग कर दी जाए, अंततः जो परिणाम होता है इरोजन का, अपरदन का, आप देखोगे वो लेवलिंग ही तो होता है ना। तो अगर इनकी लेवलिंग हो जाए तो हमें जो प्लेन मिलेगा उस प्लेन को हम बोलते हैं पेनी प्लेन। पेनी प्लेन क्लियर है कि नहीं? एक थम्स अप कर दें सभी लोग कमेंट सेक्शन में कि जो हमारे इरोजन के कारक हैं, अपरदन के जो कारक हैं, जैसे पवन हो गई, नदियां हो गई, उनके द्वारा जो पृथ्वी की इर्रेगुलर सरफेस है उसको रेगुलर कर दिया जाए, लेवलिंग कर दी जाए उनकी, तो उसके कारण जो प्लेन मिलेगा वो होता है आपका पेनी प्लेन। ये बात क्लियर है कि नहीं? ये बात प्लीज कंफर्म करें कमेंट सेक्शन में। ठीक है इसके सर। बाद अगर सपोज कीजिए ये कोई माउंटेन है, ठीक है, और माउंटेन का भी आप कह लो कि जो फैक्टर्स ऑफ इरोजन है ये इसको भी इरोड कर रहे हैं, ठीक है, इरोड करते करते ये माउंटेन सपोज करो ऐसा हो गया, या आप ऐसे कह लो, ठीक है। तो ये वाला जो फीचर है जो इरोजन के इस स्तर के बाद मिला है, ये वाला जो फीचर, ये कहलाता है पेडी प्लेन। इसको और अगर इरोड कर दिया जाए, सपोज करो ये वाला पार्ट भी इरोड हो गया और एक फ्लैट टेबल्ड लाइक स्ट्रक्चर मिल गया हमें, तो इसे कहते हैं इंसेलबर्ग। ठीक है, पेनी प्लेन, पेडी प्लेन और इंसेलबर्ग, इनमें डिफरेंस समझिए। फिर से मैं एक बार बता रहा हूं, सपोज कीजिए कि ये इर्रेगुलर सरफेस है, इसकी लेवलिंग कर दी हमारे कारकों ने, जैसे पवन हो गया, रिवर हो गया, ग्लेशियर्स हो गए। लेवलिंग करने के बाद ये जो इसका पूरा कटाव हो गया और ये स्तर कहां तक आ गया, यहां तक आ गया, तो ये वाला जो हमें प्लेन मिलेगा इसे हम बोलेंगे पेनी प्लेन। सपोज कीजिए कि इसी में ये आपका माउंटेन था, इसकी लेवलिंग ऐसे हो गई यहां तक, ये इतना पार्ट कट गया, जैसे आपका एपलेशियंस हो गया, तो ये आपका हो जाएगा पेडी प्लेन। और अगर ये लेवलिंग इतनी ज्यादा हो जाए कि एक फ्लैट टेबल्ड लाइक स्ट्रक्चर हमें मिल जाए, ऐसे फ्लैट लैंड, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर मिलेगा इसे बोलते हैं इंसेलबर्ग। क्लियर है कि नहीं? एक बार प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। सर पेनी प्लेन बताइएगा दोबारा। पेनी प्लेन का मतलब है कि अगर कोई इर्रेगुलर सरफेस है ना, इर्रेगुलर सरफेस है, इसका कटाव हो जाए और ये बिल्कुल लेवल तक ले आए हम, ठीक है, ये बिल्कुल इतना बचे, ये ऊपर वाला हिस्सा पूरा गायब हो जाए। सर ये पूरा ही जो कट जाए फिर क्या होगा? हाँ, ये पूरा गायब हो जाए, जैसे आप सपोज करो कि पहले ये था ऐसे, ठीक है, ये पूरा यहां तक गायब हो जाए, केवल अगर ये वाला पार्ट बचता है, नीचे वाली जो लाइन खींची हुई है, जो ये वाला पार्ट है, ये आपका कहलाएगा पेनी प्लेन। अगर यही कटिंग
माउंटेन की कटिंग सपोज करो यहां तक की कटिंग हो गई, सिर्फ ये वाला पार्ट बचा है, तो अभी ये फ्लैट टेबल डलाई स्ट्रक्चर नहीं है, तो इसे हम बोलेंगे पेडिप्लेन। लेकिन और अगर कटिंग हो जाए और बिल्कुल फ्लैट लैंड मिल जाए थोड़ा उठा हुआ भाग में, तो ये वाला जो पोर्शन है इसे कहते हैं इंसेलबर्ग। एक बार प्लीज कंफर्म करें, क्लियर है कि नहीं? यस सर। और यहां पर फ्रेंड जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है जो कि डिप्रेस्ड एरिया है, यहां पर आपने देखा कि ये हमारे अपवेलिंग एरियाज हैं, उठे हुए भाग हैं। डिप्रेस्ड एरिया अगर जब कीवर्ड आपको मिल गया तो ध्यान रखिएगा वो आपका स्ट्रक्चरल प्लेन होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, स्ट्रक्चरल प्लेन। ये क्लियर हो रहा है कि नहीं? सर स्ट्रक्चरल प्लेन एक बार बना के दिखा देना प्लीज। जैसे इस टाइप का, अगर ये आपका स्ट्रक्चरल प्लेन है, जैसे जब हम लोग भूसन्नति पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, जब हम लोगों ने भूसन्नति पढ़ी थी, है ना, तो उसमें हम लोगों ने देखा कि भूसन्नति में जो डेब्रिस है वो इकट्ठा हो गया और यहां पर फिर हिमालयास का ओरिजिन हुआ। तो वो जो भूसन्नति वाला एरिया है, जियोसिंक्लाइन, है ना, बिफोर अर्ली स्टेजेस में वो स्ट्रक्चरल प्लेन रहा होगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं? ठीक है सर, ठीक है ना। और कोस्टल प्लेन आपको पता है कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं, इट इज बेसिकली डेवलप्ड बाय द रिवर्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्ट्रक्चरल प्लेन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। भू आकृति जो प्रक्रियाएं हैं उनके विषय में दो स्टेटमेंट लिखा गया है। पहला कह रहा है कि द एक्सोजेनेटिक फोर्सेस डिराइव देयर एनर्जी मेनली फ्रॉम विद इन द अर्थ while the endogenetic forces derive their energy from the atmosphere। जो बाह्य प्रक्रियाएं हैं वो अपनी एनर्जी बेसिकली पृथ्वी के इंटीरियर से या कोर से प्राप्त करती हैं, और जो एंडोजेनेटिक फोर्सेज हैं, जो आंतरिक बल हैं, वो अपनी एनर्जी या ऊर्जा बेसिकली एटमॉस्फेयर या सन से प्राप्त करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि द एक्शन ऑफ एक्सोजेनिक या एक्सोजेनेटिक फोर्सेस कंटिन्यूअसली एलिवेट द पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। मतलब जो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हैं वो पृथ्वी की सतह को ऊपर उठाते हैं, while the actions of endogenic forces leads wearing down the relief and filling up of depressions। जो एंडोजेनेटिक फोर्सेज हैं वो आपके अर्थ के उठे हुए भाग को वियर डाउन करते हैं, मतलब काटते हैं, और जो डिप्रेशन से गड्ढे उन्हें भरते हैं। आपको बताना है दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट लिखा हुआ है। जी बिल्कुल, इंसेलबर्ग जो है वो पेडिप्लेन के आगे का ही प्रोसेस है रितिका शर्मा जी। जो इंसेलबर्ग है इट इज नथिंग बट द आप कह सकते हैं कि जो अगला पार्ट है, अगला चरण है, जो नेक्स्ट स्टेज है पेडिप्लेन का, वो इंसेलबर्ग कहता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करें। डी आया है, मैं एक आंसर आया है डी, तुषांक प्रजापति जी का आंसर है डी। बाकी लोग भी कमेंट करें प्लीज अपना अपना आंसर। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो दोबारा से समझा दें इसको हिंदी में, अगर कोई हो ऐसा। पहला स्टेटमेंट देखिए, यहां पर कह रहा है कि जो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हैं, जो बाह्य जनित बल हैं, वो बेसिकली अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं पृथ्वी के अंदर से, और जो आंतरिक बल हैं वो अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं पृथ्वी के बाहर से, मतलब एटमॉस्फेयर से। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जो एक्सोजेनेटिक फोर्सेज हैं इनका काम क्या है कि जो पृथ्वी का सरफेस है उसको ऊपर उठा देना। जो बाह्य बल है वो पृथ्वी के सरफेस को ऊपर उठाते हैं, जबकि जो आंतरिक बल हैं वो पृथ्वी के सरफेस को नीचे धसाते हैं, वियर डाउन करते हैं, या फिर जो गड्ढे हैं उन्हें भर देते हैं। देखिए जिनको बहुत ज्यादा अभी क्लियरिटी नहीं हुई है पेडिप्लेन, पेनीप्लेन और इंसेलबर्ग में या कोस्टल प्लेन्स में, वो बिल्कुल चिंता ना करें। आगे ये जो क्वेश्चन आंसर सेशन है जब ये खत्म हो जाएगा तो हमारा अगला स्टेज यही है कि जो डिपोजिशनल और इरोजनल लैंडफॉर्म वाला चैप्टर बचा हुआ है जियोमॉर्फोलॉजी में, उसे हम कवर करेंगे। साथ ही साथ क्लाइमेटोलॉजी में भी आपका वर्ल्ड क्लाइमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन हमें पढ़ना है, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर जितनी नीड है उतना आप लोग बस समझ लें। जैसे कोस्टल प्लेन स्ट्रक्चरल प्लेन में डिफरेंस क्या है ये पूछा गया है, तो इसको हम लोग डिटेल में भी बाद में पढ़ेंगे अमीषा जी। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर ज्यादा है इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनको अटेम्प्ट करें, नीदर वन नॉर टू। अब कोई इसे एक्सप्लेन कर दे प्लीज, आप में से कोई एक्सप्लेन कर दे कि इस क्वेश्चन में दोनों स्टेटमेंट गलत क्यों हैं।
आप में से प्लीज इसे कोई एक्सप्लेन करें, दोनों स्टेटमेंट्स को एक्सप्लेन कर दें। एक्सप्लेन कीजिए प्लीज आप लोग। मेरी ये वॉइस आ रही है कि नहीं आप लोग तक, प्लीज बता दें, आवाज आ रही है कि नहीं। एक्सोजेनेटिक तो डिस्ट्रॉय करते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, मैं ही एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। देखिए, पृथ्वी के सरफेस पे ऊपर से और नीचे से दो बल काम करते हैं। जो बाहर से पृथ्वी के ऊपर लगता है उसे हम बोलते हैं एक्सोजेनेटिक, और जो अंदर से पृथ्वी के अंदर से पृथ्वी के सरफेस पे लगता है उसे हम बोलते हैं एंडोजेनेटिक। ठीक है, ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, ध्यान रखिएगा। एंडोजेनेटिक फोर्स का डायरेक्शन देखिए, नीचे से ऊपर आ रहा है ना, तो पृथ्वी के सरफेस को ऊपर कौन उठाएगा? एंडोजेनेटिक फोर्सेस। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि सॉरी, दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया क्योंकि ये कह रहा है कि एक्सोजेनेटिक फोर्सेस एलिवेट द पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। एलिवेट नहीं करते हैं, बल्कि ये वियर डाउन करते हैं। ठीक है, जो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हैं वो एलिवेट नहीं करते हैं, जो एंडोजेनेटिक फोर्सेस हैं वो एलिवेट करते हैं। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं कि जो वोल्केनिक इरप्शन होता है ना, जो मैग्मा होता है वो नीचे से ऊपर आता है, तो पृथ्वी के भाग को ऊपर उठा करके यहाँ पर एक वोल्केनिक माउंटेन जनरेट करता है ना। तो एंडोजेनेटिक फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ और एलिवेशन प्रोसेस ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। वहीं पर अगर हम बात करें एक्सोजेनेटिक फोर्सेस की, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस में आपके विंड हो जाएंगे, है ना, आपका रिवर हो जाएगा। तो ये बेसिकली वियर डाउन का काम करते हैं, जो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, इंसेलबर्ग, पेडी प्लेन, पेनी प्लेन। ये किन फोर्सेस के कारण ये बन रहे हैं? एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के कारण। तो आप देखिए, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर उल्टा लिखा गया है। जो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हैं, दे बेसिकली डिराइव देयर एनर्जी फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, एक्सटीरियर ऑफ द अर्थ, सॉरी, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस डिराइव देयर एनर्जी बेसिकली फ्रॉम द एक्सटीरियर ऑफ द अर्थ, मतलब एटमॉस्फेयर। जो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हैं, ये एटमॉस्फेयर से अपनी ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, और इनकी ऊर्जा का मेन सोर्स क्या है? सन। जो विंड है या जो रिवर है, वो बेसिकली कहां से चल रही है, कहां से एनर्जी ले रही है? सूर्य से ले रही है। लेकिन वहीं पर जो एंडोजेनेटिक फोर्सेस हैं, इनको एनर्जी कहां से मिल रही है? अर्थ के इंटीरियर में जो हमारे कन्वेक्शनल करंट चल रहे हैं, जो संवहनी तरंगे चल रही हैं मैग्मा के फॉर्म में, है ना, वहां से एंडोजेनेटिक फोर्सेस को एनर्जी मिल रही है। तो ये अर्थ को एलिवेट करेंगे। जो एंडोजेनेटिक फोर्सेस हैं, जो आंतरिक बल हैं, वो एलिवेशन का प्रोसेस करते हैं, और जो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हैं वो वेयरिंग डाउन का प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर क्लियर हो तो प्लीज कंफर्म कर दें, डी ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत लिखे गए हैं। अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो प्लीज एक थम्स अप कर दें कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन पढ़ें आप लोग। लक्षद्वीप के बारे में आपसे दो तीन तीन स्टेटमेंट यहाँ पर लिखे गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट लिखा हुआ है लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में। तो पहला है कि दे आर मेड अप ऑफ कोरल डिपॉजिट्स, जो कोरल निक्षेप होते हैं उनके कारण ये बनते हैं। दूसरा लिखा हुआ है दे आर लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु कोस्ट के आप कह सकते हो आगे लोकेटेड है जो लक्षद्वीप आइलैंड है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि दीज आइलैंड्स आर डिवाइडेड बाय द 10 डिग्री चैनल, जो लक्षद्वीप आइलैंड है ये 10 डिग्री चैनल के द्वारा डिवाइडेड है। आंसर बताएं आप लोग कमेंट सेक्शन में। तीन स्टेटमेंट लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो हैं उनके बारे में तीन स्टेटमेंट लिखा गया है कि ये कोरल आइलैंड्स हैं, कोरल डिपॉजिट्स हैं। दूसरा लिखा हुआ है कि दे आर लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु कोस्ट के बाद ये लोकेटेड है। और तीसरा लिखा गया है कि दीज आइलैंड्स आर डिवाइडेड बाय 10 डिग्री चैनल। जल्दीबाजी मत कीजिएगा, बहुत आसान आराम से इसका आंसर दीजिए आप लोग, गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन।
सिद्धार्थ और अभिषेक जी का आंसर आ गया है ए ऑप्शन बताया है इन लोगों ने। बाकी लोग भी कमेंट करें। नगमा जी सी बता रही हैं, सुशांत जी डी बता रहे हैं, रितिका जी कह रही हैं स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। आंसर बताइए ए बी सी डी फॉर्म में, ए बी सी डी फॉर्म में आंसर बताएं। शीतल जी का आंसर आया है ए। भारत में कोरल आइलैंड्स बेसिकली या कोरल फीचर्स कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, कोई बताएगा? जो कोरल रीफ्स हैं, हम लोग कोरल रीफ्स की बात करते हैं, कोरल रीफ्स भारत में कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। कोरल रीफ्स भारत में या प्रवाल भित्तियां जो भारत में है वो कहाँ कहाँ पर मिलती हैं? सर जी बताएं। गल्फ ऑफ मन्नार में वेरी और गुड, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप। सर और याद नहीं आ रहा। वेरी गुड, अच्छा अटेम्प्ट किया आपने। देखिए बाकी लोग भी आंसर करने का कोशिश किया करें। तो इसे भी आप लोग नोट डाउन कीजिएगा कि जो कोरल रीफ हैं वो भारत में मेनली दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ, पाक स्ट्रेट और लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, कोरल रीफ्स कहाँ कहाँ पर मिलते हैं? अंडमान निकोबार, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ, पाक स्ट्रेट और लक्षद्वीप आइलैंड। ये स्थान है जहां पर हमें ये कोरल रीफ्स मिलते हैं। एक पॉइंट और याद रखिएगा, इसमें रीफ्स भी दो तरह की होती हैं। एक फ्रिंजिंग, बहुत ही जो जनरल रीफ होती है उसे हम फ्रिंजिंग रीफ का नाम देते हैं। फ्रिंजिंग रीफ का मतलब होता है तटीय प्रवाल भित्तियां, और दूसरे टाइप की जो रीफ्स होती हैं उन्हें हम अटोल्स कहते हैं। ठीक है, तो तटीय प्रवाल भित्तियां और जो अटोल्स होती हैं या प्रवाल द्वीप वलय जो होते हैं उनमें डिफरेंस क्या है कि जो तटीय प्रवाल भित्तियां होती हैं वो लैंड से ओशियन की तरफ इंट्रूड करती हैं। मतलब अगर आपका कोई कोस्टल पार्ट है तो उससे वो जुड़ी हुई होती हैं और ओशियन की तरफ बढ़ती हैं, जो तटीय प्रवाल भित्तियां होती हैं। लेकिन वहीं पर जो अटोल्स होते हैं, ध्यान रखिएगा, ये ओशियन के मध्य में, या अगर कोई द्वीप है, आइलैंड है, तो उसके चारों तरफ एक रिंग जैसा एक वलय बनाती हैं, उन्हें हम बोलते हैं अटोल। तो आप प्लीज बताइए कि जो अभी हम लोगों ने प्रवाल भित्तियों को डिस्कस किया, अंडमान निकोबार, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ, पाक स्टेट और लक्षद्वीप, इनमें अटोल्स कौन कौन से हैं? सर लक्षद्वीप। वेरी गुड। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा सकता है कि हम लोगों ने जितनी भी रीफ के बारे में अभी पढ़ा है वो सारी ही फ्रिंजिंग रीफ हैं एक्सेप्ट लक्षद्वीप विच इज अ अटोल। लक्षद्वीप एक द्वीप वलय है, अटोल है। ठीक है, आप लोग प्लीज होल्ड कीजिएगा एक मिनट। हेलो, यस मैम। जी 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 जी। नहीं मैम, ये कह रहा हूँ कि होम पेज बन गया है। हाँ, मैं नहीं, सेम एग्जैक्टली उसी का कॉपी बनाया है कि कुछ अलग है उसमें? अच्छा, तो अबाउट सेक्शन में मैंने आपसे जो कहा था वो थोड़ा चेंज कर दीजिएगा, वो लिख दीजिएगा, मंडल स्तर पे लिख दीजिएगा। और दूसरा मैम, ठीक है, मैं सर से एक बार बात करता हूँ और कुछ ले लेता हूँ, कंटेंट ले लेता हूँ। हाँ ठीक 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 ठीक। मैं सर से बात कर लेता हूँ, सर इसके बारे में गाइड कर देंगे, भूपेंद्र सर से बात करूंगा मैं। ठीक मैम, ओके 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 मैम। तो जो तटीय प्रवाल भित्तियां हैं, फ्रिंजिंग रीफ्स कहा जाता है इंग्लिश में उन्हें, ध्यान रखिएगा, ये कोस्टल एरिया से ओशन की तरफ जाती हैं। भारत में जो भी प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं उनमें जो लक्षद्वीप हैं ये अटोल्स हैं, ये वलय हैं, वलय प्रवाल भित्तियां हैं, ध्यान रखिएगा। इनको प्रवाल द्वीप वलय बोला जाता है, अटोल्स। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर तो नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, दूसरा है कि दे आर लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। बहुत बेसिक सी बात है, अगर आपको मैप थोड़ा सा भी क्लियर है ना, और लक्षद्वीप की लोकेशन आपको क्लियर है, अगर ये आपका इंडियन पेनिनसुला है तो आपको पता है कि तमिलनाडु आपका ईस्टर्न कोस्ट जो है आपका वहां पर पड़ता है, जबकि जो हमारा लक्षद्वीप है इट इज ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, राइट। तो दूसरा स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो जाएगा। वहीं पर अगर हम तीसरे स्टेटमेंट की बात करें, दीज आइलैंड्स आर डिवाइडेड बाय 10 डिग्री चैनल, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत है। क्यों गलत है कि अब आप जल्दी से, आई थिंक 9 डिग्री चैनल। वेरी गुड वेरी गुड, अब जल्दी से आप लोग बताइए कि 9 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में मौजूद है? ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है।
9 डिग्री चैनल सेपरेट्स विच 2 आइलैंड्स? 9 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को सेपरेट करता है? देखिए ये तो क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं सभी को आना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो ये क्वेश्चन कई बार, अनगिनत बार पूछा गया है। 9 डिग्री चैनल, ध्यान रखिएगा, ये मिनिकॉय सेपरेट्स मिनिकॉय फ्रॉम दी मेन लक्षद्वीप आर्किपेलागो। जो लक्षद्वीप आर्किपेलागो है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, उससे मिनिकॉय को ये अलग करता है। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा 9 डिग्री सेपरेट्स मिनिकॉय एंड लक्षद्वीप। उसके बाद 10 डिग्री चैनल की अगर बात करें तो 10 डिग्री चैनल आपका किसे सेपरेट करता है, कोई बताएगा? सर अंडमान एंड निकोबार। वेरी गुड, अंडमान एंड निकोबार। उसके बाद यहीं पर एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो आपका ध्यान रखिएगा, अगर ये इस लाइन को देखें, दीज आइलैंड्स आर डिवाइडेड बाय द 10 डिग्री चैनल, है ना, तो ये 10 डिग्री अंडमान निकोबार हो जाएगा, 9 डिग्री हो जाएगा आपका मिनिकॉय और लक्षद्वीप। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अटोल और फ्रिंजिंग रीफ क्लियर है कि नहीं, प्लीज एक बार कंफर्म कर दें। अटोल्स और फ्रिंजिंग रीफ मतलब दीप वलय, प्रवाल दीप वलय और तटीय प्रवाल भित्तियां, ये क्लियर हैं कि नहीं है? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर वैलिड रीजन फॉर तमिलनाडु कोस्ट रिमेनिंग ड्राई ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून? साउथ वेस्ट, हाँ जी सर 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री वाली बात दोबारा बता दीजिए एक बार, इसका मतलब क्या है सर? 9 डिग्री एक्चुअली क्या है, 9 डिग्री जो चैनल है ना, हाँ जो देखिए स्ट्रेट, दो वर्ड होते हैं, स्ट्रेट और चैनल। आप मैप में अक्सर Okay. देखते होगे स्ट्रेट और चैनल, इनमें कोई डिफरेंस बताएगा, क्या डिफरेंस है स्ट्रेट और चैनल में? कोई ट्राई करे, देखिए स्ट्रेट के बारे में मैंने पहले आपको बता रखा है, जैसे हम लोगों ने जिब्राल्टर स्ट्रेट पढ़ा था, है ना, जिब्राल्टर स्ट्रेट, बेरिंग सर स्ट्रेट। स्ट्रेट स्ट्रेट तो सर दो वाटर बॉडी को जो जोड़ता है। वेरी गुड, दो बड़ी वाटर बॉडीज को जो नैरो पार्ट कनेक्ट करे उसे हम स्ट्रेट बोलते हैं। उसी तरह दो बड़े लैंड पार्ट को जो सेपरेट करता है उसे हम चैनल बोलते हैं। डिफरेंस समझिएगा, दो बड़ी वाटर बॉडीज को जो जोड़ता है उसे हम स्ट्रेट बोलते हैं, और दो बड़े लैंड पार्ट्स को जो सेपरेट करता है उसे हम चैनल बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है सर। है ना, तो जब आप इंडियन ओशन में देखेंगे तो इंडियन ओशन में अंडमान और निकोबार के बीच में एक लाइन, इमेजिनरी लाइन आपको दिखाई देगी, वो है आपका 10 डिग्री चैनल, इसीलिए 10 डिग्री चैनल उसे बोला जाता है। और ये 10 डिग्री कोई बताएगा क्या है? सर लैटिट्यूड। वेरी गुड, ठीक है, तो ठीक है। लैटिट्यूड के ही अराउंड आप कह सकते हैं कि ये एक इमेजिनरी लाइन है। 10 डिग्री जो वाली जो लाइन है ये सेपरेट कर रही है अंडमान और निकोबार को। ठीक उसी तरह अगर हम 9 डिग्री की बात करें तो वो मिनिकॉय और लक्षद्वीप को सेपरेट कर रही है। क्लियर है कि नहीं है? यस सर। क्लियर है अगला सर। क्वेश्चन अटेम्प्ट करें कि इनमें से क्या वैलिड रीजन है फॉर द तमिलनाडु कोस्ट रिमेनिंग ड्राई ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून? साउथ वेस्ट मानसून के दौरान जो हमारा यहाँ मानसून आता है उस दौरान तमिलनाडु कोस्ट जो है वो ड्राई रहता है, रेनफॉल नहीं होती है। कोई बताएगा उसका कारण क्या है? दो स्टेटमेंट लिखे गए हैं। इट इज सिचुएटेड पैरेलल टू द अरेबियन सी ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून, अरेबियन सी ब्रांच यहाँ लिख लीजिएगा, ब्रांच, अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून। और दूसरा है इट लाइज इन द रेन शैडो एरिया ऑफ द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। आंसर बताइए प्लीज आप लोग इसका। हिंदी में अगर किसी को समझना है तो प्लीज बता दे, मैं बता दूं, अगर ना समझ में आ रहा हो, हिंदी में जानना हो। आपसे पूछा जा रहा है कि साउथ वेस्ट मानसून के दौरान तमिलनाडु कोस्ट हमारा सूखा क्यों रहता है? कारण लिखा हुआ है क्योंकि यह अरेबियन सी ब्रांच जो है साउथ वेस्ट मानसून का, उसके पैरेलल सिचुएटेड है, समानांतर स्थित है। दूसरा लिखा हुआ है कि ये जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है साउथ वेस्ट मानसून का, इसके रेन शेडो जोन में ये पड़ता है। ध्यान से आराम से सोच करके क्वेश्चन कीजिए।
आंसर नहीं आया अभी तक, आप लोग आंसर करें। और यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज बताएं कि क्या समझ में नहीं आ रहा है इसमें। मेरी वॉइस आ रही कि नहीं आप लोग तक? यस सर। सर आप इसे एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। सर ऐसा लग रहा है कि इन दोनों में से कोई भी सही नहीं है, पर आप एक्सप्लेन कर दीजिए इसे। कोई बात नहीं, आप आंसर दे दो, अगर कोई भी सही नहीं है तो आप डी बता दो, मैं तो एक्सप्लेन करूंगा। अभी अटेम्प्ट करो, आप लोग अपने दिमाग पे जोर डालो, ये क्योंकि ये हम लोगों ने पढ़ा है ना सब कुछ, तो अगर आप एक बार बढ़िया से सोच लोगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लोगे, तो फिर ये कॉन्सेप्ट कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। ये आपका है पेनिनसुलर पार्ट हमारे भारत का, ठीक है, इंडियन सब जो पेनिनसुला है हमारा प्रायद्वीप। यहाँ पर आप कह सकते हैं आपका वेस्टर्न घाट, और ये है आपका ईस्टर्न घाट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर ये माउंटेन है, ठीक है, सपोज कीजिए ये एक माउंटेन है और यहां से विंड आ रही है, ये आपकी रेन बियरिंग विंड है। रेन बियरिंग विंड का मतलब मॉइस्चर लादेन विंड, ये आपकी ऑन शोर विंड है। ऑन शोर, ऑन शोर का मतलब क्या हुआ? ओशियन से लैंड की तरफ विंड जा रही है, इसके पास मॉइस्चर बहुत है। जब ये माउंटेन पे राइज करेगी तो आपको पता है कि यहाँ पर ये ओरोग्राफिक रेनफॉल कराएगी, ओरोग्राफिक रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, है ना। तो ये वाला जो एरिया है जहां पर ये रेनफॉल करा रही है, ये मॉइस्चर लादेन विंड, इसे हम बोलते हैं विंडवर्ड साइड। ये आपका है विंडवर्ड साइड। इसके अपोजिट वाला जो एरिया है, जहां जब ये विंड इसको क्रॉस करेगी, क्योंकि यहाँ पर ये रेनफॉल करा चुकी है, अपना सारा मॉइस्चर यहाँ पर खत्म कर चुकी है, तो अब यहाँ पर ये ड्राई विंड की तरह बहेगी। ड्राई विंड की तरह ये जाएगी दूसरे साइड में। जिस साइड में ड्राई विंड की तरह जाती है, इसे हम बोलते हैं लीवर्ड साइड। लीवर्ड साइड। और इसके पास जो रीजन लोकेटेड होता है, इसे हम बोलते हैं रेन शैडो एरिया। रेन शैडो जोन। रेन शैडो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये ड्राई विंड है, इसके पास मॉइस्चर नहीं है, ये यहाँ पर रेनफॉल नहीं करा पाएगी। इतनी बात क्लियर हो तो प्लीज एक थम्स अप कर दें सभी लोग। इतनी बात अगर क्लियर हो तो प्लीज एक थम्स अप कर दें। लीवर्ड साइड, रेन शैडो और विंडवर्ड साइड, ऑनशोर और ऑफशोर, ये प्लीज एक बार क्लियर करें अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। रिपीट करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से आप सभी लोग देखिएगा। एक बार फिर से बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा इस चीज को। मैं कह रहा हूं ये एक माउंटेन है, ठीक है, ये एक माउंटेन है। इस माउंटेन का एक साइड ये है जिस तरफ विंड आ रही है। ये जो विंड है ये आपकी ऑन शोर विंड है। ऑन शोर विंड मतलब इसमें मॉइस्चर है, ये ओशियन से लैंड की तरफ आ रही है, तो ओशियन से ये मॉइस्चर गैदर करेगी, है ना, नमी ये ओशियन से उठाएगी महासागर से, और ये इस तरफ जा रही है लैंड पार्ट की तरफ। और जब ये इस पर्वत पे चढ़ेगी तो फिर ये यहाँ पर रेनफॉल, क्लाउड फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर ये रेनफॉल करेगी। तो ये वाला जो एरिया है हमारा, ठीक है, ये आपका रेन बियरिंग एरिया है। रेन बियरिंग एरिया, या फिर आप कह सकते हो ये आपका विंडवर्ड साइड है। विंडवर्ड साइड का मतलब हुआ कि मॉइस्चर लादेन विंड जिस तरफ से टकरा रही है, जिस साइड पर माउंटेन के टकरा रही है, वो आपका विंडवर्ड साइड होता है। अब ये विंड यहाँ पर रेनफॉल करा दी है,
ये आपका एरिया ए है और ये आपका एरिया बी है। ए एरिया में इसने रेनफॉल करा दिया। अब जब ये इस माउंटेन को क्रॉस करेगी तो इसके पास मॉइस्चर नहीं बचा है, नमी नहीं बची है, क्योंकि सारा रेनफॉल इस एरिया में इसने करा दिया है। सारा नमी यहाँ पर रेनफॉल के फॉर्मेशन में खत्म हो गया है। तो अब जो इधर विंड जाएगी वो कैसी विंड होगी? ड्राई विंड होगी। क्या ये रेनफॉल करा पाएगी? बी जोन में क्या ये रेनफॉल करा पाएगी? प्लीज आप लोग बताएं। नहीं सर। ये रेनफॉल नहीं करा पाएगी क्योंकि ये एक ड्राई विंड है, ये एक शुष्क पवन है। ठीक है, आर्द्र पवन तो है नहीं। अब जब ये एक शुष्क पवन है, यहाँ पर रेनफॉल नहीं करा रही है, तो इसी को बोलते हैं रेनफॉल शैडो जोन। जो आपका बी एरिया है ये आपका हो जाएगा रेनफॉल शैडो जोन। ठीक है, अब सपोज करो कि यही वाला माउंटेन है यहाँ पर, ये आपका है सपोज करो माउंटेन। तो यहाँ पे आपकी, ये आपका अरेबियन सी ब्रांच है, ये आपका अरेबियन सी है, ये आपका बे ऑफ बंगाल है। अरेबियन सी ब्रांच जब मॉइस्चर लेकर के ये चढ़ेगी इस विंड पर, तो यहाँ पर तो रेनफॉल करा देगी जो विंडवर्ड साइड है, लेकिन जो ये वाला एरिया है ये आपका लीवर्ड साइड है, लीवर्ड साइड या फिर रेन शेडो एरिया, क्योंकि यहाँ पर जब आएगी तो ये ड्राई हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए जो अरेबियन सी ब्रांच है वो विंडवर्ड साइड में ही रेनफॉल करा रही है, और जो रेन शेडो एरिया है उसमें रेनफॉल नहीं करा रही है। कहां पर? वेस्टर्न कोस्ट पर। ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट पर ये रेनफॉल नहीं करा रही है। वहीं पर वेस्टर्न कोस्ट का जो लीवर्ड साइड है वहां पर ये रेनफॉल नहीं करा रही है, इसलिए तो यहाँ पर रेन शेडो एरिया आपका डेवलप हो रहा है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? एक बार प्लीज बताएं, कंफर्म करें क्लियर हो रहा है कि नहीं ये चीज। अरे यार बोल नहीं पा रहे हो तो आप लोग कमेंट ही कर दो, नो 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 क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, एक बार फिर से आप लोग देखिए। ये आपका है इंडियन पेनिनसुला। सपोज कीजिए यहाँ पर आपका वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट इज नथिंग बट अ चेन ऑफ माउंटेन्स। ठीक है, यहां से विंड आई, ये विंड जो आ रही है ये ओशियन से, ये आपकी कौन सी विंड है? साउथ वेस्ट मानसून विंड है। ये मॉइस्चर लेकर के आ रही है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ। ये जो माउंटेन है इसका जो वेस्टर्न पार्ट है, माउंटेन का जो वेस्टर्न पार्ट है, यहां पर तो ये रेनफॉल करा देगी, जिसे हम लोग वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। यहां पर तो ये रेनफॉल कराएगी क्योंकि इसके पास मॉइस्चर है, अभी ये ओशन से आ रही है। लेकिन जब ये इस माउंटेन को क्रॉस करेगी तो क्या इस पार्ट में वो रेनफॉल कराएगी? नहीं कराएगी, क्योंकि यहाँ पर ये ड्राई हो चुकी होगी। तो अब आप बताइए कि जो अरेबियन सी ब्रांच है वो वेस्टर्न घाट के लीवर्ड साइड में तो रेनफॉल नहीं करा रही है, तो इसे ही हम बोलते हैं रेन शेडो एरिया या रेन शेडो जोन। ठीक है, अब पहला स्टेटमेंट आप पढ़िए। इट इज सिचुएटेड पैरेलल टू द अरेबियन सी ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। अरेबियन सी ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, हम तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, तो यहां पर आपका तमिलनाडु है। अब तमिलनाडु देखिए, जो आपका वेस्टर्न घाट है, अरेबियन सी, अगर हम अरेबियन सी ब्रांच की बात करें तो अरेबियन सी ब्रांच तो यही वाली है ना जो अरब सागर से होकर के आ रही है। तो अरेबियन सी ब्रांच से आप कह लो कि क्या तमिलनाडु में रेनफॉल होगा? क्योंकि तमिलनाडु आप देखिए इस माउंटेन के शेडो जोन में है, तो ये जो अरेबियन सी ब्रांच है ये आपका केरला कोस्ट पे तो रेनफॉल करा देगी, लेकिन तमिलनाडु में रेनफॉल नहीं करा पाएगी। ये बात क्लियर है कि नहीं है? यस सर। यस और नो बताएं। यस सर। अगर हम बे ऑफ बंगाल ब्रांच की बात करें तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच देखिए ऐसे है। ये आपका है तमिलनाडु, मानसून साउथ वेस्ट मानसून विंड आया, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक आपका हो गया अरेबियन सी और एक आपका हो गया बे ऑफ बंगाल। ये वाली जो ब्रांच है ये आपकी है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ये कहीं से भी क्या बताइए तमिलनाडु उससे टकरा रही है? ये तो बिल्कुल उसके पैरेलल निकल जा रही है ना, समानांतर। तो जब ये इससे टकराएगी नहीं, जब ये ईस्टर्न घाट से टकराएगी नहीं, तो क्या ये यहाँ पर रेनफॉल कराएगी? नहीं कराएगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है वो पैरेलल निकल जाती है तमिलनाडु के, जिसके कारण ये यहाँ पर रेनफॉल नहीं कराती है। वहीं पर अगर हम अरेबियन सी ब्रांच की बात करें तो वो भी तमिलनाडु में रेनफॉल नहीं करा सकती है। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु इस माउंटेन के रेन शेडो एरिया में है, जो वेस्टर्न घाट है उसके रेन शेडो एरिया में है। तो दोनों ही जो विंड्स हैं, चाहे आप अरेबियन सी ब्रांच ले या बे ऑफ बंगाल, ये तमिलनाडु में रेनफॉल नहीं करा रही है। तमिलनाडु में रेनफॉल कब होगी? जब आपकी विंटर मानसून आएंगे, जब आपके नॉर्थ ईस्ट मानसून होंगे जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो जब ये बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर गैदर करते हैं तो आप कह सकते हो कि तमिलनाडु और आंध्रा कोस्ट पे हमारी रेनफॉल होती है। इसको हम लोग विंटर रेनफॉल कहते हैं। ये बात क्लियर हो रही कि नहीं? तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो गया ना? यस सर।
इसके बाद अगला स्टेटमेंट देखिए लिखा हुआ है कि इट लाइज इन द रेन शेडो एरिया ऑफ बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून। तो तमिलनाडु जो है क्या वो बे ऑफ बंगाल ब्रांच के रेन शेडो एरिया में लाई करता है? प्लीज बताएं आप लोग कि तमिलनाडु क्या वो बे ऑफ बंगाल ब्रांच के रेन शेडो एरिया में है? नहीं सर। सर अरेबियन सी वाले में। वेरी गुड। तो यहाँ पर गलत क्या है? यहाँ पर होना चाहिए था अरेबियन सी ब्रांच, है ना, अरेबियन सी ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होता, तो अभी ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, नाइदर वन नॉर टू। ओके। अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो प्लीज एक थम्स अप कर दीजिए सभी लोग कमेंट सेक्शन में। जिसको नहीं क्लियर है तो एक बार और वो पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट सेक्शन में एक थम्स अप करके आप बता दें कि ये क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं है। अब अगर हम ईस्टर्न साइड की बात करें तो ध्यान रखिएगा, जो आपका सह्याद्री रीजन है, ईस्टर्न साइड है ना, ईस्टर्न साइड ऑफ सह्याद्री रीजन, दक्कन प्लेटू पर, वहां पर जो रेन शेडो जोन हमारे मौजूद हैं वो आप कह सकते हैं नॉर्दर्न कर्नाटका, सोलापुर प्लेटू और जो आपका विदर्भा रीजन है, ठीक है, ये आपके रेन शेडो एरिया में कैलकुलेट किए जाते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, नॉर्दर्न कर्नाटका और सोलापुर प्लेटू, उसके बाद आपका विदर्भा रीजन जो हो गया, ये आपका रेन शेडो एरिया में कैलकुलेट किया जाता है। आगे बढ़ें प्लीज, एक बार कंफर्म करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। विद रेफरेंस टू द कोल्ड वेदर प्रेसिपिटेशन इन इंडिया। कोल्ड वेदर प्रेसिपिटेशन का मतलब हो गया कि ठंडी में जो बारिश होती है भारत में, उसके संबंध में दो वाक्य यहाँ पर लिखे गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही लिखा हुआ है। पहला है ड्यू टू एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन ऑन लैंड द पॉसिबिलिटी ऑफ रेनफॉल फ्रॉम विंटर मानसून रिड्यूसेस। भूमि पर प्रति चक्रवात स्थिति होने के कारण, विंटर मानसून के कारण जो रेनफॉल की परिस्थिति है वो कमजोर पड़ जाती है। दूसरा है कि सम वीक टेम्परेट साइक्लोन्स फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी कॉजेज रेनफॉल इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में मेडिटेरेनियन सी में कुछ टेम्परेट साइक्लोन्स उठते हैं, तो ठंडी के सीजन में हमारे यहाँ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में रेनफॉल हो जाती है उन वीक टेम्परेट साइक्लोन्स के कारण, जो कि भूमध्य सागर में पाए जाते हैं। दोनों स्टेटमेंट में आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। विंटर्स की हम बात कर रहे हैं, कोल्ड वेदर की हम बात कर रहे हैं, विंटर रेनफॉल की हम बात कर रहे हैं भारत में। यह उत्पन्न होता है, दो इसके कंडीशन बताए गए हैं। पहला बताया जा रहा है कि जो एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन होती है लैंड पर, वो विंटर मानसून को कमजोर कर देती है, जिसके कारण रेनफॉल की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। दूसरा लिखा हुआ है कि कुछ वीक टेम्परेट साइक्लोन्स हैं जो भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं, जिनके कारण जो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, वहां पर रेनफॉल होती है। आपको बताना है दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा गलत है कौन सा सही है। आराम से इसको अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को। कोल्ड वेदर प्रेसिपिटेशन इन इंडिया की हम बात कर रहे हैं। एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन ऑन लैंड ड्यू टू विच द पॉसिबिलिटी ऑफ रेनफॉल फ्रॉम विंटर मानसून रिड्यूसेस। दूसरा लिखा हुआ है कि सम वीक टेम्परेट साइक्लोन्स फ्रॉम द मेडिटेरेनियन सी कॉजेज रेनफॉल इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। मतलब भूमि पर या लैंड पर प्रति चक्रवात कंडीशंस होने के कारण विंटर मानसून से रेनफॉल्स की परिस्थिति कंडीशन होती है वो कमजोर हो जाती है। दूसरा लिखा हुआ है कि भूमध्य सागर में साइक्लोन्स के आने के कारण नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में रेनफॉल होती है।
आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट लिखा हुआ है। कहां पर दिक्कत आ रही है प्लीज बताएं, किस पार्ट में प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप सोच रहे हो तो जैसे मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आप इस क्वेश्चन को इनिशिएट कैसे कर रहे हैं। सर वही हाई प्रेशर लो प्रेशर रिलेशन बना के। ठीक है, तो अब बिल्कुल आप सही सोच रहे हो। एंटी साइक्लोनिक और साइक्लोनिक को आप डिफरेंशिएट कर दो हाई प्रेशर और लो प्रेशर में। ठीक है, अब ये देखिए पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कोल्ड वेदर की। तो कोल्ड वेदर का मतलब है, सबसे पहले आप सोचो कि जो सन की लोकेशन है वो कहां पर होगी। अगर ये आपका इक्वेटर है, ये आपका है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और यहां पर है आपका इंडिया। ठीक है, और यहाँ पर है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये है आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये है 23.5 डिग्री साउथ। तो जो सूर्य है हमारा, अगर हम ठंडियों की बात कर रहे हैं, तो जो सन है वो कहां पर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर होता है। तो आप बताइए कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर अगर ओवरहेड है सन हमारा, तो यहाँ पर आपका हाईएस्ट टेम्परेचर कंडीशन बन जाएगी, तो मतलब लो प्रेशर कंडीशन हमारी मकर रेखा पर बन जाती है। ठीक है, सी ऑप्शन बोथ 1 एंड 2, अमीशा जी का आंसर आया सी। ठीक है, इसको आप रुकिएगा, अब यहां पर हम समझते हैं पहले कि अगर यहां पर मकर रेखा जो हमारा यहाँ पर लो प्रेशर कंडीशन है, तो इसी के विपरीत अगर हम कर्क रेखा की बात करें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें, तो यहाँ पर हाई प्रेशर होगा सरफेस पे। तो मतलब इंडिया में इस वक्त हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर आपका दिखाता है एंटी साइक्लोनिक कंडीशन को, प्रति चक्रवाती स्थिति को। मतलब अगर सरफेस पे विंड गिर रही है, सब्सिडेंस हो रहा है, तो यहाँ पर होगा हाई प्रेशर, और ये आपका प्रति चक्रवाती या एंटी साइक्लोनिक कंडीशन कहा जाता है इसको। तो भारत में ऐसी ही कुछ स्थिति बनी हुई है। ठीक है, तो अगर आपको पता है रेनफॉल कब होती है, जब एयर हमारी ऊपर की तरफ उठती है। जब एयर का सब्सिडेंस होता है तो रेनफॉल नहीं होती है। जैसे अगर हम 30 डिग्री लेटीट्यूड की बात करें, सब ट्रॉपिक्स की, तो वहां पर हाई प्रेशर बनते हैं नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में, तो यहाँ पर रेनफॉल बहुत कम हो जाती है। ठीक है, अब ठीक वैसी कंडीशन अगर कहीं और बन रही है तो वहां पर भी रेनफॉल नहीं होगी। तो मतलब विंटर मानसून जो है वो रेनफॉल कराना तो चाहते हैं, लेकिन रेनफॉल करा क्यों नहीं पाते हैं, ड्यू टू दिस कंडीशन, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन। मतलब जो विंड है वो पृथ्वी से ऊपर उठने के बजाय पृथ्वी के ऊपर गिर रही है। ठीक है, और आपको पता है कि रेनफॉल कब होगा, जब हमारी जो हवा है वो गर्म होकर के ऊपर उठे और फिर कंडेंसेशन हो इसका, तब क्लाउड फॉर्मेशन होगा, तभी रेनफॉल होगा। तो इसके विपरीत स्थिति में रेनफॉल कैसे होगा। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है कि नहीं है, प्लीज एक बार कंफर्म कर दें। पहले स्टेटमेंट में कोई दिक्कत हो तो प्लीज बताएं। पहले वाक्य में अगर कोई समस्या है अभी भी किसी को तो प्लीज बताएं। मैंने कहा कि अगर एयर ऊपर की तरफ उठती है तो सरफेस पे वो बनाती है लो प्रेशर, और ऊपर उठते हुए हवा ठंडी हो जाती है, और कंडेंसेशन संघनन होता है उसका, क्लाउड फॉर्मेशन होता है और रेनफॉल होती है। ये कंडीशन कब स्टार्ट हुई, जब एयर ऊपर उठी, ये कहलाती है साइक्लोनिक कंडीशन। वहीं पर अगर हम एंटी साइक्लोनिक की बात करें, तो जो एयर है वो ऊपर उठने के बजाय नीचे गिरती है, जैसे हमारे पोल्स पर होता है, एयर का सब्सिडेंस होता है। तो सरफेस पे हाई प्रेशर होता है लो प्रेशर के बजाय, और यहाँ पर कंडेंसेशन भी नहीं होगा, जिसके कारण रेनफॉल भी नहीं होगी। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखा हुआ है, क्योंकि आप देखिए सन की पोजीशन से भी हमने देखा था कि जो इंडिया है, अगर हम 22 दिसंबर की बात करें, विंटर्स की बात करें, तो भारत की जो भूमि है वहां पर हाई प्रेशर होता है सरफेस पे, क्योंकि वहां पर एयर का सब्सिडेंस हो रहा होता है। तो भाई वो विंटर, जो आपकी विंटर मानसून है, वो इसीलिए रेनफॉल नहीं करा पाती है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाती है, या जो रेनफॉल की कंडीशन है वो वीक हो जाती है। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद अगर दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, तो फ्रेंड्स आपको पता है कि जो सन है जब वो मूव करता है तो जो प्रेशर बेल्ट हैं उनकी भी पोजीशन चेंज होती है। ठीक है, हम लोगों ने इसको पढ़ा था जब हम लोगों ने ग्लोबल विंड सर्कुलेशन पढ़ा था। तो जब प्रेशर बेल्ट्स अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, तो उस टाइम पर जो मेडिटेरेनियन एरिया, हमारा भूमध्य सागर एरिया, वो साइक्लोनिक कंडीशन में होता है। यहाँ पर कुछ वीक टेम्परेट साइक्लोन्स पैदा होते हैं। ये टेम्परेट साइक्लोन्स जब भारत की तरफ चलते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज, या फिर आप कह सकते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जेट स्ट्रीम, तो जब ये भारत के भूभाग पर के ऊपर पहुंचते हैं, तो वहां पर ये कुछ आपका, आप कह सकते हो
हिमालयन फुटहिल्स हो गया या और माउंटेन्स हैं, उनका जो प्लेन रीजन है वहां पर उतर करके वहां से मॉइस्चर गैदर करके ये वापस जब हिमालय पे चढ़ते हैं तो रेनफॉल कराते हैं, ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो मतलब जो ये वीक टेम्परेट साइक्लोन्स भूमध्य सागर में पैदा हो रहे हैं, उनके कारण जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है हमारा इंडिया का, जिसमें आपका वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है ना, वेस्टर्न यूपी हो गया, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन पार्ट्स में जो रेनफॉल हो रही है, इट इज ड्यू टू द वीक टेम्परेट साइक्लोन्स ओरिजिनेटेड ओवर द मेडिटेरेनियन सी। और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का नाम देते हैं, पश्चिमी विक्षोभ जो हम बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है हमारे इंडिया का, वहां पर जो रेनफॉल हो रही है, इट इज ड्यू टू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 भी हमारा करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 भी हमारा करेक्ट है। तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा? सी 1 एंड 2। तो जिसने भी सी बताया है उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगर कोई डाउट हो किसी को तो प्लीज बता दें। अगर अभी कोई डाउट है तो प्लीज बता दें। फीडबैक आना आप लोग का बंद हो गया है, प्लीज आप लोग फीडबैक दें। सर पहला वाला पॉइंट तो आ गया, दूसरे में डाउट हो रहा है थोड़ा। दूसरे में डाउट में क्या डाउट हो रहा है? सर ये जो मेडिटेरेनियन सी वाला पॉइंट बताया आपने, हाँ, तो फिर इसे ओरोग्राफिक से कैसे रिलेट कर रहे हैं सर, वो एक बार दोबारा बता दीजिएगा। अच्छा, देखिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं। 1 मिनट का अब होल्ड कीजिएगा जरा आप लोग। देखिए ये आपका इक्वेटर है, ये आपका है 30 डिग्री नॉर्थ, या इसको अगर हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मान लेते हैं, और नीचे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये आपका इंडिया है। हम विंटर्स की बात कर रहे हैं, मतलब जो सन है हमारा वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर ओवरहेड है। सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर ओवरहेड है, मतलब कि जो हाईएस्ट टेम्परेचर कंडीशन है इन तीनों लैटिट्यूड्स में कहां पर होगी? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर। हाईएस्ट टेम्परेचर का मतलब हो गया लो प्रेशर, ठीक है। इसी के विपरीत अगर हम भारत को देखें तो यहां पर आपका टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि सन हमारा नीचे की तरफ है सदर्न हेमिस्फीयर में, तो लो टेम्परेचर होने के कारण प्रेशर यहां पर हाई होता है, हाई प्रेशर, ठीक है। आपको पता है कि जो कॉन्टिनेंटलिटी का इफेक्ट है, महाद्वीपीय जो प्रभाव है, वो ये कहता है कि जो भूमि है वो बहुत जल्दी गर्म होती है और बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। नीचे सदर्न हेमिस्फीयर में आपके ओशियन है, जो पानी है वो धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हाईएस्ट टेम्परेचर कंडीशन यहाँ कैसे बन गया, क्योंकि यहाँ पर सन ओवरहेड है, तो ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा और जल्दी ठंडा भी नहीं होगा। किसके कंपैरिजन में? इंडियन लैंड मास के कंपैरिजन में। तो अब अगर इफेक्टिव मूवमेंट हम एयर का बताएं सरफेस के ऊपर, जो इफेक्टिव मूवमेंट ऑफ एयर है सरफेस के ऊपर, तो वो कैसा होगा? वो होगा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? जी सर। लेकिन वहीं पर अगर हम अर्थ के सरफेस के ऊपर अपर एटमॉस्फेयर में देखें, तो यहां पर अगर नीचे हाई प्रेशर बना है तो इसके जस्ट ऊपर कैसा प्रेशर होगा? लो प्रेशर होगा। लेकिन अर्थ के सरफेस पे हाई प्रेशर क्या कह रहा है कि भारत के भूभाग पे उस वक्त एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस है, तो मतलब इस वक्त तो रेनफॉल हो ही नहीं सकती भारत में। ये बात कंफर्म है कि नहीं है? अभी तक की जो स्टडी उससे ये पता चल रहा है कि जो भारत का जो हमारा सरफेस है वहां पर हाई प्रेशर है, इट मींस यहाँ पर रेनफॉल हो ही नहीं सकती। तो अब ये रेनफॉल होती कैसे है? आपको अभी जब हम लोग क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब प्रेशर बेल्ट शिफ्ट करते हैं तो सर्दियों के टाइम में आप कह सकते हो कि जो हमारे मेडिटेरेनियन सी रीजन है वो आपका यहां पर होता है फ्रंटोजेनेसिस या फ्रंटोलिसिस, जो फ्रंट फॉर्मेशन होते हैं। तो यहां पर एक साइक्लोन डेवलप होता है जिसे हम लोग टेम्परेट साइक्लोन कहते हैं। ट्रॉपिकल रीजन में जो साइक्लोन बनते हैं, जैसे यहाँ पर जो साइक्लोन बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे? ट्रॉपिकल साइक्लोन। लेकिन यहाँ पर जो साइक्लोन बनेंगे उन्हें हम बोलेंगे टेम्परेट साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन वाला पार्ट अभी हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है, इसे भी करना है। तो टेम्परेट साइक्लोन यहाँ पर जो बनते हैं ये कहाँ बन रहे हैं? ये अपर एटमॉस्फेयर में बन रहे हैं। ये किसके इन्फ्लुएंस में आते हैं? ये वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में आते हैं, और वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में आकर के ये मूव करते हैं वेस्ट टू ईस्ट। जब ये मूव करते हैं वेस्ट टू ईस्ट तो ये आ जाते हैं पृथ्वी के सरफेस के ऊपर, सॉरी अर्थ जो आपका भारत है उसके सरफेस के ऊपर अपर एटमॉस्फेयर में। और यहां पर जब ये आ जाएंगे तो नीचे अभी भी हाई प्रेशर कंडीशन है, तो रेनफॉल नहीं हो सकती। लेकिन ये साइक्लोन्स नीचे उतरते हैं,
जब यहाँ पर ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण साइक्लोन्स यहाँ पर आते हैं तो ये पृथ्वी, ये सॉरी जो हमारे इंडिया का भूभाग है उसके ऊपर उतरते हैं, और जब ये नीचे उतरते हैं, भारत पर उतरते हैं, तो आप कह सकते हैं कि जो हिमालयन के जो प्लेन रीजन है हिमालयास के, है ना, वहां से ये मॉइस्चर गैदर कर लेते हैं। क्योंकि आपको पता है कि अगर ये आपका पहाड़ है तो कुछ जो भी मैदानी एरिया होगा वहां पर कुछ वेजिटेशन होगा, आपकी कोई ना कोई वाटर बॉडी होगी, सोर्स होगा वाटर का। तो जब ये विंड्स यहाँ पर नीचे उतरते हैं तो यहाँ से ये मॉइस्चर कैरी कर लेते हैं, और फिर जब ये हिमालय के दूसरे पर्वत पर चढ़ रहे हैं तो यहाँ पर ये ओरोग्राफिक रेनफॉल कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसी ओरोग्राफिक रेनफॉल के कारण ही जो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, जिसमें आपका दिल्ली, वेस्टर्न यूपी, है ना, पंजाब, हरियाणा, इस पार्ट में रेनफॉल होती है, इसे हम विंटर रेनफॉल का नाम देते हैं। एंड इट इज ड्यू टू व्हाट? इट इज ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यही है आपका, ये जो टेम्परेट साइक्लोन्स आ रहे हैं यहां से यहां पर। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्लीज एक बार बता दें। ठीक है सर, ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं, अगर किसी को भी नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मतलब कि आपको वो वाला कॉन्सेप्ट अभी सही से इस वक्त याद नहीं आ रहा है जिसमें हम लोगों ने विंड प्रेशर बेल्ट्स को समझा था। जब ये बेल्ट शिफ्ट होते हैं, जैसे जब हमारा सन चला गया सदर्न हेमिस्फीयर में, तो ये जो प्रेशर बेल्ट्स हैं ये भी शिफ्ट हो जाते हैं 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, 5 से 10 डिग्री इनकी शिफ्टिंग होती है ना। तो इन शिफ्टिंग के कारण आप देखो वेस्टर्लीज कहां पर चलती हैं, यहां पर चल रही है ईस्टर्लीज जो आपका ट्रॉपिकल रीजन है, इसके ऊपर चल रही है वेस्टर्लीज, है ना। तो ये जो वेस्टर्लीज चल रही हैं इनके इन्फ्लुएंस में आपके आ जाएंगे जो मेडिटेरेनियन साइक्लोन्स हैं, और ये वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में आकर के इंडिया के भूभाग के ऊपर पहुंच जाते हैं। ठीक है, हाँ ना विकांत? ठीक है सर।